Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And guys, we were studying the CA final self-paced online modules, set A, that is corporate and economic laws. And we were discussing the first chapter itself, the appointment and qualification of directors. And moving further now to our next topic, uh, right of persons other than the retiring directors to stand for डायरेक्टरशिप सेक्शन 160। अभी पिछले लेक्चर में हमने 10 नंबर कंप्लीट किया था कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें चेंजेस कैसे इनिशिएट करते हैं और वो कब कैंसिल कर सकती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएक्टिवेट कब कर सकती है उसको, या सरेंडर कैसे करना है उसको। तो वो सारे प्रोविजंस हमने पढ़े थे। तो अभी नाउ मूविंग फर्दर, तो विदाउट फर्दर अडू लेट अस जस्ट स्टार्ट। रिटायरिंग डायरेक्टर्स को छोड़कर जो और लोग होते हैं उनका भी राइट होता है डायरेक्टरशिप के लिए आगे आने का सेक्शन 160 में। अ पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर इज एलिजिबल टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। सेक्शन 160 ऑफ द एक्ट और रूल 13 कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 कंटेन्स द प्रोविजंस इन दिस रिस्पेक्ट। रूल 13 बता रहा है, सेक्शन 160 बता रहा है हमें कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिटन नोटिस, द पर्सन हु अप्लाइज हिज कैंडिडेचर एज ए डायरेक्टर। अब अगर जो भी कोई अपना कैंडिडेचर अप्लाई करना चाहता है डायरेक्टरशिप के लिए रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ के, तो वो भी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा जनरल मीटिंग में ही, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है या एनुअल जनरल मीटिंग है। बस उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी से पहले उसको एटलीस्ट 14 दिन पहले उसको रिटर्न नोटिस उसको देना पड़ेगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। मेंबर हु इंटेंड्स टू प्रपोज द अदर पर्सन फॉर डायरेक्टरशिप, या फिर अगर कोई मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर, अगर कोई शेयर होल्डर किसी और को रेकमेंड करना चाहता है, किसी और को प्रपोज करना चाहते हैं एज अ डायरेक्टर, तो वो भी उसके बिहाफ पे एक रिटर्न नोटिस दे देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में, सिग्निफाइंग हिज इंटेंशन टू प्रपोज द अदर एज ए फॉर डायरेक्टरशिप मीटिंग। वही मतलब कि जनरल मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से कम 14 दिन पहले इनको नोटिस दे के बताना है कि हाँ भाई हम इसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन को अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 160 की, और ऐसा रूल 13 बता रहा है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। ठीक है, अच्छा डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एक और रिक्वायरमेंट है, एक रिटर्न नोटिस तो देना होता ही है कंपनी को कि अपनी इंटेंशन, जिसमें हम बताते हैं कि हमने डायरेक्टर बनने कम से कम 14 दिन पहले। उसके अलावा एक हमने डिपॉजिट देना है 1 लाख रुपए का या फिर सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रिटर्न नोटिस के साथ में हमने 1 लाख रुपए का एक डिपॉजिट जमा करवाना है या फिर कोई हायर अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है। एक्सेप्शंस, the requirement of deposit shall not apply in the following cases of appointment of directors, that is independent director, director recommended by nomination and remuneration committee if any under 178(1), या director recommended by the board of directors where there is no nomination and remuneration committee। आमतौर पे जब भी कोई डायरेक्टर बनना चाहेगा रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ के, तो उसको 1 लाख रुपए को या उससे ज्यादा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कंपनी के पास। ठीक है, रिटर्न नोटिस के साथ में। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है उसको नहीं करवाना। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी अगर कोई डायरेक्टर रेकमेंड करती है अपने तौर पे, तो उसको भी नहीं करवाना डिपॉजिट। या फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं जहां पे नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी नहीं है, तो इस केस में 1 लाख रुपए का या उससे हायर अमाउंट का डिपॉजिट करवाना जरूरी नहीं है डायरेक्टरशिप अप्लाई करने के लिए। अब नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी की बात करते हैं थोड़ा सा ना। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के बारे में जब चैप्टर में आगे आएगा तब हम देखते हैं। अभी फिलहाल हम इसको एज इट इज ही याद करेंगे इसको, कि अगर नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी किसी डायरेक्टर को प्रपोज करती है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, तो या अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि हाँ इसको हम बनाना चाहते हैं डायरेक्टर, तो उस केस में
1 लाख रुपए का डिपॉजिट या उससे ज्यादा का अमाउंट जो है वो नहीं करवाना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होता ही कंपनी के फायदे के लिए है ना, वो बाकी डायरेक्टर्स को इलीगल काम करने से रोकते हैं, पॉलिसीज बनाते थे बोर्ड डिस्कशंस में, बोर्ड मीटिंग्स में, तो ये तो वैसे ही कंपनी के फायदे के लिए होते हैं। हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, तो इनको भी डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है 1 लाख या उससे ज्यादा की। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी ने अगर किसी को रेकमेंड किया उसको करवाने की जरूरत नहीं है, और अगर नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी नहीं है तो अगर डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर किसी थर्ड पर्सन को रेकमेंड किया एज अ डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर को छोड़ के, तो उसको भी मतलब कि किसी को भी फॉर दैट मैटर, उन तो उसको भी 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है, या हायर अमाउंट, ठीक है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक्शन बाय द कंपनी। अच्छा, कंपनी क्या करेगी? कंपनी कैंडिडेटर के रिगार्डिंग इन्फॉर्म कर देगी in accordance with the manner prescribed in rule 13 of companies appointment and qualification of directors rules की। अब अगर जिसने अब 14 दिन पहले पहले क्या करना होता था कैंडिडेचर अप्लाई करने के लिए, सेक्शन 160 में बताया था ना, रिटायरिंग डायरेक्टर्स को छोड़ के अगर किसी को रीअपॉइंट करना है तो उस डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए पहले अपनी रिटर्न इंटेंशन उसको देनी थी, लिखकर एक नोटिस देना कंपनी को कि सिग्निफाइंग हिज candidature as a director for at least 14 days before the meeting at the registered office of the company। या अगर कोई शेयर होल्डर किसी और को बनाना चाहता है तो वो भी 14 दिन पहले कम से कम मीटिंग के रजिस्टर्ड ऑफिस में लिख कर दे देंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट, तो 1 लाख रुपया उसका हायर अमाउंट या फिर आगे डिपॉजिट करवाना है एज द अमाउंट में भी प्रिस्क्राइब, ठीक है। इन केसेस में जो है वो नहीं लगता था ये डिपॉजिट का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में, या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी अगर किसी को अपॉइंट करती है, प्रपोज करती है अपॉइंट करने के लिए मतलब, तो उस केस में नहीं करवाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर करते हैं रेकमेंड तो नहीं करवाना डिपॉजिट, ठीक है, अगर कोई नॉमिनेशन या रेम्युनरेशन कमेटी नहीं है। अब एक्शन बाय द कंपनी में क्या है, जब इनको वो नोटिस आ जाएगा, जब कोई कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर सिग्निफाई करेगा डायरेक्टरशिप के लिए, कोई आगे आएगा, तो उनको मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के कम से कम 1 हफ्ते पहले, एटलीस्ट 7 डेज पहले इंडिविजुअल नोटिस भेजने हैं, ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सभी मेंबर्स को, ठीक है, कम्युनिकेट करने, और जिनके ईमेल आईडीज नहीं है उनको राइटिंग में देना है, या फिर प्लेसिंग द नोटिस ऑफ सच कैंडिडेचर ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी। तो सबको इंडिविजुअल नोटिस भेज देंगे ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, मतलब मेल के थ्रू भेज देंगे, या फिर अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, और जिनके ईमेल आईडीज नहीं है उनको चिट्ठियां भेज देंगे उनके घर, शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, बता देंगे ना सबको कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर डायरेक्टर ने अपना कैंडिडेचर पेश किया है, इसने आगे, मतलब ही हैज कम फॉरवर्ड टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप, बता देंगे ना कि कौन कौन खड़ा हुआ है डायरेक्टरशिप के लिए। अच्छा, अगर इंडिविजुअली इनको मतलब नोटिस सर्व करने की जरूरत कब नहीं है, मतलब अब देखो ना कि सबको ईमेल भेजना सारे मेंबर्स को, फिर जिनके ईमेल आईडीज नहीं है फिर, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्म करना, या फिर जो अपनी वेबसाइट पे डालना, या फिर मतलब सबको चिट्ठियां भेजना, ये थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इसमें थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होती है। तो बेटर मेथड क्या होगा कि अगर सबको नोटिस कब देने की जरूरत नहीं होगी कंपनी को डायरेक्टरशिप के लिए इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ ये पर्टिकुलर कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अगर ये एडवर्टाइजमेंट दे देते किसी वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में इन द प्रिंसिपल वर्नैकुलर लैंग्वेज, मतलब वहाँ की जो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जिस डिस्ट्रिक्ट में कंपनी सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो वहाँ की किसी जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, जो नेटिव लैंग्वेज है वहाँ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, और उसी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में अगर वो छपवा देते हैं, ठीक है, नॉट लेस देन 7 days बिफोर द मीटिंग, या फिर किसी इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश न्यूज़पेपर में एटलीस्ट वंस, एक एक बार अगर छपवा देते हैं, तो एक एक तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में किसी ना इंग्लिश लैंग्वेज में अगर छपवा देते हैं, और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो वहाँ की वर्नैकुलर लैंग्वेज है, मतलब कि वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है, तो फिर इनको 7 दिन पहले अगर ये वैसे कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट दोनों में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नैकुलर लैंग्वेज में, वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में रजिस्टर्ड ऑफिस वाली डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, तो इनको इंडिविजुअल नोटिस फिर सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, रिफंड ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे कह रहा है कि amount of deposit shall be refunded to such person or as the case may be to the member if the person proposed gets selected as a director, या फिर अगर उसको 25% से ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं of the total votes cast either on by show of hands or on poll। तो इसका मतलब क्या है कि
पैसे वापस हो जाएंगे अगर जो आदमी, अगर जिसको डायरेक्टर बनाना है, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो मतलब फिर तो उसको पैसे उसके वापस मिल ही जाएंगे। या अगर यहाँ पे लिखे और का क्या मतलब है कि अगर इनमें से एक कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है, तो उस केस में भी अगर 25% से ज़्यादा जितने टोटल वोट्स कास्ट हुए हैं उसमें वैलिड वोट्स, उसमें से एटलीस्ट अगर 20 मोर देन, एटलीस्ट नहीं, मोर देन 25% अगर इसको मिल जाते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स और ऑन पोल, तो फिर इसको वापस हो जाएंगे इसके पैसे। अब इसमें ना और में क्या होता है कि इस और का मतलब तो ये है ना कि या तो अगर ये सिलेक्ट हो गया एज अ डायरेक्टर तो इसको मिल ही जाएंगे, या फिर अगर इसको 25%, मतलब अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अगर इसको 25% से ज्यादा वोट्स का मिल गए अगर इसको, और अगर ये डायरेक्टरशिप में किसी और को से हार गया, मतलब मान लो किसी को 33% मिले और इसको 25% से ज्यादा, इसको 26% मिल गए और एक को 33% मिल गए, 33% वाला जीत गया। अब इस केस में क्या हुआ, इसको हालांकि ये जीता तो नहीं एज अ डायरेक्टर, ये अपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन इसको 26% तो ऑफ द टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स कास्ट इसको मिल गए ना, तो उस केस में भी इसको इसका रिफंड वापस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और किसी तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना। Explanation: No deposit fees shall be refunded to those candidates who are not appointed as directors or do not get more than 25% of the total valid votes in favor of their appointment. अब हम ये समझ चुके हैं, ठीक है, तो इसको फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। For the purposes of section 160, the expression retiring director means a director retiring by rotation. तो वही जो एक डायरेक्टर जो रिटायरिंग डायरेक्टर, हमें पता ही है कि रिटायरिंग बाय रोटेशन वाला होता है, क्योंकि रोटेशनल डायरेक्टर्स में ही सभी उसमें से ही रिटायर होते हैं। ठीक है, तो रिफंड ऑफ डिपॉजिट का आपको रूल पता लग गया कि जब भी इसको क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, तो उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो गए या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो गए, तो उसमें कहते हैं ना कि न्यूज में बताते हैं कि इस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का क्या मतलब है कि कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स कास्ट होता है कि हाँ भी अगर इसको इतने परसेंट वोट्स भी नहीं मिले या अगर ये हार गया, तो उस केस में उनका जो एप्लीकेशन मनी होता है, जो डिपॉजिट मनी होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो उनको वापस नहीं मिलता इलेक्शन कमीशन से। तो सेम वे कंपनी में भी क्या होता है कि अगर कोई डायरेक्टरशिप अप्लाई करता है और अगर उस पर्टिकुलर केस में अगर उसको जितने वोट्स टोटल वैलिड वोट्स कास्ट हुए अगर उसके 25% से ज्यादा अगर उसको पड़ जाते हैं वोट्स, तो उस केस में उसको उसका डिपॉजिट मिल जाता है वापस। ठीक है, या फिर अगर वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर वो अपॉइंट हो जाता है तो भी उसको उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा में क्या होगा कि अगर मान लो 25% तक ही इसको वोट मिले और डायरेक्टरशिप भी नहीं, इसको जीता भी नहीं डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर, तो फिर इसके पैसे वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, तो एक बार फटाफट आगे पढ़ने से पहले एक बार ना देख लेते हैं यहाँ पे, ये नोट 2 भी देख लेते हैं। नॉट ऑल द डायरेक्टर्स आर रिटायरिंग डायरेक्टर्स, therefore if an additional director or an alternate or a nominee director or a director appointed to fill a casual vacancy is to be appointed as a regular director at the general meeting, the procedure prescribed by section 160 is required to be followed. तो कहता सभी डायरेक्टर तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते नहीं है, तो अब अगर मान लो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को आगे अपॉइंट करना है, या किसी ऐसे डायरेक्टर को जो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए रखा है, तो सब केसेस में जिन मतलब इन सभी को एज अ रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना जनरल मीटिंग में, तो सेक्शन 160 का ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब एडिशनल डायरेक्टर आपको पता ही है, एक और डायरेक्टर लेके आना, ऑल्टरनेट डायरेक्टर या किसी की जगह अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर हमने पढ़ा था ना जिसको कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करती है जिसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मतलब अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए वो अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा ही था ऊपर। तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए ऑल्टरनेट या नॉमिनी डायरेक्टर, या फिर कोई कैजुअल वैकेंसी अगर हो गई, कोई किसी की डायरेक्टरशिप जो है अभी मान लो कि वेकेंट हो गया किसी का ऑफिस, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो इन सबको जब भी अपॉइंट करना होगा ना एज अ रेगुलर डायरेक्टर एट दी जनरल मीटिंग, तो इनको मतलब उसी तरीके से अपॉइंट करना है कि सेक्शन 160 का इनको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो एडिशनल डायरेक्टर भी वही 14 दिन पहले चिट्ठी लिख के देगा, लिख के इंटेंशन अपनी बताएगा कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ। ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी बताएगा, नॉमिनी डायरेक्टर भी बताएगा, या कोई भी डायरेक्टर जो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए आएगा वो भी बताएगा। ठीक है, तो अब रिटायरमेंट
वाला जो डायरेक्टर है कोई भी, वेयर अ डायरेक्टर रिटायर्स बाय रोटेशन बट इंस्टेड ऑफ रीअपॉइंटिंग हिम इफ अ न्यू पर्सन इज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस देन ऑल्सो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 160 आर अट्रैक्टेड। तो अगर रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई आना चाहता है तो नया बंदा कोई भी जिसको अपॉइंट किया जाना है तो उसको उसमें भी सेक्शन 160 के प्रोविजंस लग जाएंगे। वही मतलब 14 दिन पहले वो बताएगा लिख के, ठीक है, या जो शेयर होल्डर है वो बताएगा उसके बिहाफ पे, ठीक है, या फिर उसके बाद क्या कि एक हफ्ते पहले कंपनी सबको बताएगी नोटिस भेज के, या फिर ईमेल करके, अपनी वेबसाइट पे लगा के, या फिर ये सब अगर नहीं करना तो अगर इस सब से बचना है, करने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी अगर ये वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में वर्नैकुलर लैंग्वेज में छपवा देते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर वो और साथ में एंड मींस कि दोनों में, उस भाषा में भी और इंग्लिश लैंग्वेज के भी एक इंग्लिश वर्नैकुलर न्यूज़पेपर में, ठीक है, जो उस डिस्ट्रिक्ट में होता है। चलो अब आगे चलते हैं। Clarifications. As per notification number so and so, in case of nidhis, the amount of deposit for the purpose of 161 shall be 10,000 rupees. Section 160 subsection 1 कहता है कि निधिज के केस में, निधि कंपनी के केस में 1 लाख है उससे ज्यादा नहीं 10,000 रुपया होना है, ठीक है। और अगर इसके बिहाफ पे कोई इसका कोई मेंबर इसको प्रपोज कर रहा है कि हाँ भी इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी रिटर्न नोटिस के साथ में क्या 10,000 रुपये या उससे ज्यादा जितना अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है उतना जमा करवाना है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनीज के केस में क्या होता है, एक सर्कुलर आया था 2014 में जो बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है वो फोरफिट करना है या रिफंड करना है इफ द पर्सन प्रपोज्ड एज अ डायरेक्टर फेल्स टू सिक्योर मोर देन 25% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब इस केस में ये सेक्शन 8 के लिए एक स्पेसिफिक एक सर्कुलर निकाल दिया एमसीए ने ना, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि जो 1 लाख रुपए का जो डिपॉजिट था भी वो जब्त करना है या उसको वापस करना है, कि अगर उसको 25% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते अगर उसको ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट ना, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे। सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब ही क्या होता है कि यार इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो जब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होगा तो ऐसे समझ लो ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो 1 लाख रुपया कंपनी को मिल तो गया जब उसने अपना कैंडिडेचर अप्लाई किया, उसने डिपॉजिट, लेकिन वो हार गया, उसको 25% से ज्यादा वोट तो मिले नहीं और डायरेक्टर भी नहीं बना। तो उस केस में अब जो कंपनी प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहती, सेक्शन 8 का मतलब ये है ना नॉट फॉर प्रॉफिट, तो इसीलिए जब्त करके क्या फायदा जब प्रॉफिट कमाना ही इनका मोटिव नहीं है। तो इसको इस तरीके से याद रखने के लिए ये थ्योरी बना रहे हैं। तो मतलब फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कह दिया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही दे दिया ना उस केस में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में कि ठीक है यार भी हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो हम इसे 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, तो फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भी वापस देना या नहीं देना, ठीक है। बस निधि कंपनीज क्या होती हैं उसको अभी छोड़ देते हैं, अभी बस याद रखो कि निधि कंपनी में जो 161 वाला ये जो रूल है जिसमें 1 लाख या उससे ज्यादा का डिपॉजिट होता था उसको सब्सटीट्यूट करके 10,000 कर दिया गया, ठीक है। और सेक्शन 8 के केस में क्या है, वही 1 लाख है उससे ज्यादा ही है, लेकिन उसमें बोर्ड ऑफ, क्योंकि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे कि वापस करना है या नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं अब एग्जेम्पशंस। सेक्शन 160 किसको नहीं लगेगा, कि मतलब वही गवर्नमेंट कंपनी जिसमें सारा पैसा ही गवर्नमेंट का ही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ना। तो इसका मतलब क्या है कि वैसे भी हमने पढ़ा था ना कि भी गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है कि मतलब ये लोग तो अपने आप ही अपना अपॉइंट कर देते हैं ना, कि मतलब जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा ही नहीं हुआ होता था, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, वो उसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। और सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू इन ए above where the entire paid up share capital is held by the government company। तो उसमें डायरेक्टर्स को लिख के देना और फिर ये इनको छपवाना शेयर होल्डरों के लिए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें तो शेयर होल्डर है ही, पहली बात तो गवर्नमेंट ही है ना। तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है ना मतलब अपने आप को हर एक रूल से अलग रख रही है ना गवर्नमेंट। हमने सब पहले भी देखा है कि गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कितनी एग्जेम्पशंस रही हैं। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि अगर
हम अगर अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो हमारा डायरेक्टर जो है सेक्शन 160 का प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा कि मतलब वो 14 दिन पहले मीटिंग से, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से कम 14 दिन पहले उसको लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है अपनी इंटेंशन। और फिर हमें भी मतलब शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर तो इस केस में क्योंकि सारी गवर्नमेंट ही है तो कहते हैं कि हम नहीं लिख के देंगे, मतलब एक हफ्ते पहले हम क्यों इनको नोटिस दें अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ये खुद ही शेयर होल्डर है, मतलब पूरी गवर्नमेंट ने ही शेयर्स रखे हुए हैं ना, तो इनको ये रूल नहीं लगता, ये सेक्शन इनको अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और इसकी सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू इन ए अबव। तो ये काफ़ी आई थिंक अंडरस्टैंडेबल भी है कि इसमें भी पब्लिक का पैसा नहीं लगा हुआ, तो इसमें सेक्शन 160 जो है वो फॉलो नहीं होगा। Similar exemption from 160 is applicable to a private company। तो प्राइवेट कंपनी में भी जो है ना, यही ऊपर वाली एग्जेम्पशन जो है ये अप्लाई होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी अगेन देखो, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी ना, रिश्तेदार हो गए, आपस के फ्रेंड्स हो गए, पब्लिक का तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, तो किसी का बाहर वाले का स्टेक इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जब किसी बाहर वाले का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो इसके लिए भी इजी नियम बना दिए कि मतलब डायरेक्टर लेके आना है तो ये सब फॉर्मेलिटीज करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनियों में भी ये जो है सेक्शन 160 अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई इसको लिख के नहीं अपनी इंटेंशन देनी, अपना कैंडिडेचर सिग्निफाई करना था जो 14 दिन पहले, कोई फिर इन्होंने बताना नहीं मतलब हफ्ते पहले मीटिंग के, ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में कोई वो नहीं ना गवर्नमेंट कंपनी में जिसमें सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं उसकी सब्सिडरी में भी नहीं, ना प्राइवेट कंपनी में। और कहता कि सेक्शन 160 की एग्जेम्पशन जो है ये और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और मतलब ये एग्जेम्पशन और किसको अप्लाई होगी, सेक्शन 8 कंपनीज को हुज आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स बाय बैलेट। मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ना जो, अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के केस में कहता कि जहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पावर है, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने पावर दी गई है कि डायरेक्टर्स बैलेट पेपर से वोट करके अपॉइंट कर लेंगे, तो बैलेट पेपर्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, अब सोचो ना कि ऐसा ये क्यों होगा कि मतलब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं लिख लिया कि भी हम जो है भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे वोट करके बैलेट पेपर पे, वो भी ना बैलेट पेपर पे वोटिंग होगी, और फिर उससे जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे तो उनको डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे। तो इस केस में भी फिर अगर मतलब आर्टिकल्स में जब स्पेसिफिकली लिख दिया नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी में कि जहाँ पे उन मतलब हर एक कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं, सिर्फ जिसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इनके डायरेक्टर्स जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के ये बैलेट पेपर पे वोट करके अपॉइंट किए जाएंगे डायरेक्टर्स, तो बस जब उन्होंने बता दिया प्रोसेस आर्टिकल्स ने कि हाँ भी बैलेट पेपर पे वोट करके अपॉइंट करेंगे, तो फिर सेक्शन 160 तो लगेगा ही नहीं ना, फिर ज़रूरत ही नहीं है। और वही एग्जेम्पशंस जितनी भी हम पढ़ते हैं उनमें वही कंडीशन होती है कि एग्जेम्पशन तब तक ही एप्लीकेबल है अगर 137 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो टाइमली फाइल किए हैं सेक्शन 137 में आरओसी के पास, और एनुअल रिटर्न जो है सेक्शन 92 में वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास टाइमली फाइल की है, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स आवर सेक्शन 160। इससे पहले पढ़ा था डिन नंबर, ठीक है। एक दो लेक्चर्स के बाद ना हम एक रिवीजन लेक्चर फटाफट बनाएंगे सो दैट कि वी कैन गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स वंस मोर जल्दी जल्दी में ना, उससे मेरे को तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि एक या दो रीडिंग्स में एक या दो बार करके ना अगर इसको दोबारा रिवाइज ना करो तो माइंड से ये वाइप ऑफ होता रहता है कहीं ना कहीं, तो इट्स बेटर टू जस्ट रिवाइज इट वंस। चलो एनी हाउ रिविजन के लिए एक दो लेक्चर्स के बाद बनाएंगे हम, 3 या 4 लेक्चर्स जब हो जाएंगे तो फिर इकट्ठा बना देंगे एक रिवीजन का ना, सो दैट बार बार हम पढ़ते जाएं उसी को ही वापस ना, जो जो हमने किया है। चलो आगे चलते हैं अभी, मीनवाइल फिलहाल सेक्शन 160 हो गया, अब इसके आगे देखते हैं।
गाइस फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करो अगर आपको कुछ लगे पर्टिकुलरली, या कैसे होना चाहिए लेक्चर। तो आई शैल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियंस। ठीक है, वैसे ही करेंगे हम फिर। अच्छा चलो, सेक्शन 151, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। According to section 151 of the act, a listed company may have one director elected by the small shareholders. अच्छा, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 151 में स्मॉल शेयर होल्डर्स द्वारा भी। अच्छा, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब पहले समझ लेते हैं, ठीक है। और ये भी देखना ज़रूरी है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली क्यों लेकर आए। अगर हम इसको ना भी पढ़ें कंपनीज एक्ट को, हम खुद समझना चाहते हैं लेमैन लैंग्वेज में कि स्मॉल शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर अपना अपॉइंट करने की एक पावर स्पेसिफिकली क्यों दे रहे हैं यार। क्योंकि अगर सारे शेयर्स बड़े बड़े लोग खरीद लेंगे, जो मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, अगर पब्लिक कंपनी क्या होती है कि मतलब अगर बड़े बड़े अमीर लोग अगर मतलब खरीद लेंगे शेयर्स कंपनी के, तो फिर तो ओनली रिच पीपल विल हैव अ से इन द कंपनी। मतलब फिर तो वो अपनी चलाएंगे, उन्हीं की मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स हो गए ना, वही लोग अपॉइंट करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी शेयर्स उनके पास हैं। रेजोल्यूशन वगैरह पास करते समय मीटिंग में हर चीज उन्हीं के फेवर में होगी ना। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स पहले समझते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स को भी ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव अपना मिल सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे एक लिस्टेड कंपनी में, ताकि उनकी भी आवाज जो है वो सुनी जा सके। अब एक बंदा ये अपना अपॉइंट करना चाहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, अपना एक डायरेक्टर जो इनको रिप्रेजेंट करे स्मॉल शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए सेक्शन 151 में लिस्टेड कंपनी में एक डायरेक्टर्स को जो है, एक डायरेक्टर जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है? मींस a shareholder holding shares of nominal value of not more than 20,000 और such other sum as may be prescribed। मतलब जिसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है शेयर्स की, जिसके पास सिर्फ 20,000 रुपए तक के शेयर्स हैं। नॉट मोर देन बोला है ना, तो मतलब 20,000 रुपए तक के जिसके पास नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, तो उसको हम बोल देते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, उन सबको। ठीक है। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट of small shareholders director and terms and conditions of such appointment are prescribed by rule 7 of companies appointment and qualification of director rule 2014. These provisions are discussed below. अपॉइंट कैसे करेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने डायरेक्टर को, उसके टर्म्स कंडीशंस नीचे दिए हैं रूल 7 में। स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ देयर डायरेक्टर। A listed company may upon notice of less than 1,000 small shareholders or 1/10 of the total number of such shareholders, whichever is lower, have a small shareholders director elected by the small shareholders। यहाँ पे ना अब कहता कि कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है स्मॉल शेयर होल्डर्स की जब वो अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन का क्या मतलब है कि कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। या तो कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, whichever is lower, have a small shareholder director elected by small shareholders। तो अब ये दोनों ये जो लिमिट्स हैं, अब इसको हाइपोथेटिकली अगर हम कंसिडर करें तो सपोज अगर किसी कंपनी में मान लो कि जैसे 15,000 अगर मान लो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं। 15,000 का क्या मतलब है? आउट ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, स्मॉल तो वही होंगे ना जिसके पास, हर वो शेयर होल्डर जिसके पास 20,000 रुपए तक की फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोल रहे हैं हम अपने केस में, है ना। तो मान लो कि 15,000 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास 20,000 रुपए तक या उसके नीचे फेस वैल्यू के शेयर्स हैं। तो अब उनमें से
कहता कम से कम या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, सभी स्मॉल शेयर होल्डर्स में या तो 1000, या फिर टोटल स्मॉल शेयर सच शेयर होल्डर्स मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर्स में से 1/10, तो 15,000 है ना अभी हमारे एग्जांपल में स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो इसका 1/10 कितना हो गया 1500 या फिर 1000, विच एवर इज लोअर, तो इसमें 1000 लोअर हो गया, ठीक है। और अगर मान लो कि अगर 900 या अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर जो हैं अगर कितने हुए मान लो, तो इस केस में हमें मतलब एक चीज समझ आ रही है कि 1000 तो कम से कम होंगे ही ना, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं पर 1000 तो कम से कम होंगे। अगर मान लो कि 9000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, अगर सिर्फ 9000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं तो क्या ये अपॉइंट कर पाएंगे? तो कहता कि वन अब अगर देखो 9000 है तो 9000 का 1/10 तो फिर 900 हो गया, तो कहता 1000 या फिर 900 विच एवर इज लोअर उस पर्टिकुलर केस में। तो हाँ फिर 900 फिर जो है 900 शेयर होल्डर्स जो हैं कम से कम 900 900 भी अगर वो नोटिस दे देंगे, अगर टोटल 9000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हुए हाइपोथेटिकली तो 1/10 तो उसका 900 हुआ, या फिर 900 या फिर 1000 विच एवर इज लोअर, तो 900 फिर अगर वो नोटिस दे देंगे कि हाँ कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टर को हम बनाना चाहते हैं, मतलब शेयर मतलब हम बनाना चाहते हैं डायरेक्टर बोर्ड पे, तो फिर वो अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो 1000 या तो या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, सच शेयर होल्डर्स मतलब कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन लग रही है। हाउएवर लिस्टेड कंपनी में